हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट 2024 के लिए 2019 का पेपर, जो कि दिसंबर में आया था आपका। इससे पहले हम लोगों ने 2019 का और एक पेपर किया जो कि जुलाई महीने का था, यानी जुलाई में जो पेपर हुआ उसको सॉल्व किए थे। अब हम लोग दिसंबर वाले पेपर को सॉल्व करेंगे, और वो भी पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन को, एसएसटी को। तो जितने भी लोग दोस्तों चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है कि इस चैनल पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। जितने भी ऑफलाइन के पेपर हैं आपको कराए जा रहे हैं 1 बाय 1 करके, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पे नए होंगे, यानी पिछला जो है कि प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे 2028 2019, वो सेट देख लेंगे। उससे आपका बहुत सारा हेल्प भी होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं और एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो आपको फ़ायदा भी होगा और ये भी जानकारी मिलेगी कि आप किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहा, देखिए आपके सामने 30 नंबर 1 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? ध्यान दीजिएगा, भ्रंशोत्थ पर्वत है हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी इन निम्नलिखित पर्वतों में से भ्रंशोत्थ जो पर्वत है वो आपका जो है वासजेत पर्वत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन। कथन ए दिया है और कथन बी दिया है। कथन ए क्या है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यह बात सही है। कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, यह बात सही है। और वह इतने ही दिनों में एक चक्कर अपने जगह पे घूम जाता है। तो ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की, क्या यह सही होगा? उसके बाद दिया है ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो बात करें दोस्तों, अगर हम पृथ्वी से हमें जो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इससे घूमने में, यानी अपने चक्कर एक चक्कर अक्ष पर घूमने में भी उतना ही समय लगता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कथन है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बी है आपका कि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो यहाँ पर बात करें अगर दोस्तों कि आग्नेय और अवसादी सेल जो है कि उच्च ताप और दाब के प्रभाव और कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात की जो है कि ये कायांतरित सेल पिघल करके द्रवित मैग्मा बनाते हैं, तो ये बात भी सही है। और संगमरमर एक कायांतरित सही है, ये भी बात सही है। यानी तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो जिस कथन में आपको तीनों सही हों वो आपका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर देखते हैं दोस्तों, तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए लास्ट इसमें का 34 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, किस परत में आने पे जो है उल्कापिंड जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समतापमंडल। तो बात करें अगर दोस्तों जिसमें आकर उल्कापिंड जल जाते हैं वायुमंडल की परत में, तो वो है आपका मध्यमंडल। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, लोगों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, या ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं।
तो जो ऋतु है वो किससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है ऋतु प्रवास, तो ये है लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। प्रवास जब एक जगह से दूसरे स्थान पे, एक देश से दूसरे स्थान पे लोग छोड़कर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि ए पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जो अस्थायी पवनें होती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो बात बोली गई है ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ये वर्ष भर लगातार चलती हैं और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किस घास स्थल के उदाहरण हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है किसके? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। व जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो यहाँ दिया है कि ए सही, बी गलत, ए गलत, बी सही, ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। बात करेगा जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो ये बात गलत है। और बात करें अगर कि किसी स्थान की जो जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, तो ये कथन भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, यानी कि ए और बी दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, यानी यह किसके बारे में बोला गया है? तो प्राकृतिक गैस के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? अंटार्कटिका में स्थित है भारत का शोध संस्थान मैत्री। याद रखेंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो दोस्तों, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, कुछ धातुएं भी होती हैं, कुछ अधातुएं भी होती हैं। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी है, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी किससे रिलेट है? तो आखेट और संग्रहण से। किससे? आखेट और संग्रहण से। वज्जी की बात करें तो वज्जी जो है आरंभिक गणतंत्र है। और बात करें उसके बाद गारो पहाड़ियाँ तीसरा, यानी सी का बात करें गारो पहाड़ियाँ, तो गारो पहाड़ियाँ यानी आरंभिक कृषि से होगा। और गंगा घाटी की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो इसके जो जाएंगे प्रथम नगर। तो देखिए आपका किस तरीके से बन रहा है, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 5 और डी का 3 और ई का 4। तो ये किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं।
कथन ए है आपका, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काला अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। और कथन बी है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, तो ये बात जो है कि बिल्कुल गलत है। और बात करें कि लंबी जो समयावधि में घटित होने वाली जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ए गलत है और बी सही है। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 में है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है आपका कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों में का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दूसरा है आपका कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सही कौन गलत ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा कि ए और बी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, पर जो ए जो है बी की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पदशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा कि भारत में आरंभिक मानव की पर समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, तो वो है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले की बात है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो बात करें यहाँ पर ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को जो तरीके से पढ़ाया जाता था, तो साल भर पढ़ाया जाता था फसल की कटाई के समय छोड़कर, यानी कि हर समय यानी कि पूरे वर्ष उनको पढ़ाया जाता था। केवल कब कि जब फसल का कटाई का समय आता था उस टाइम को छोड़कर, जब वे खेतों में काम करने का टाइम आता था उस समय को छोड़ करके बाकी वो साल भर क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। उसके बाद है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग क्या है, राष्ट्र है। तो क्या चीज़ सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कथन ए की कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, तो ये गलत है। और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि जितने भी प्रत्येक भाषी समुदाय एक क्या है, अलग राष्ट्र है। तो ये बात सही है। तो यानी ए गलत बी सही है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए कि BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर सीजर इरा, बिफोर कंटिप्रेरी इरा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका मतलब है BCE का जो तात्पर्य होता है तो होता है बिफोर कॉमन इरा, यानी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो क्या किस तरीके से हम जानते हैं वही आपको बताना है। तो उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, या शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, या विदेश यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। किन
तरीके से हम जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में जो है कि शुतुरमुर्ग होते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है, हम जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो अगर हम बात करें कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो है कि समाप्त हो गया, तो ये बात जो है कि बिल्कुल सही है। अगर बात करें कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, इस वजह से जो है हड़प्पा पतन हो गया होगा हड़प्पा सभ्यता का, ये भी हो सकता है। संभवतः नदियां सूख गई थी, इस वजह से हो सकता है। पर सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये बात गलत है। तो ए बी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, या मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं जो है कि बनाई जाने लगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, क्या ये सही है। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा पाया, या दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, या अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। तो समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, या जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, या जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। तो बात करें दोस्तों अगर 53 नंबर क्वेश्चन की कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का कि अधिकांश जो जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि ये गलत है और गलत आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो पहला ऑप्शन आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, या अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करना, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। अगर ऐसा करते तो ये सब विद्रोह ऐसा नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो है एक बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया वो थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से क्या कर सके, संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, या जनता को मतदान का अधिकार।
तो बात करें अगर जो विशेषता नहीं है प्रतिनिधि लोकतंत्र की, तो वह है कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 55। उसके बाद पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहा गया है आपका छोटा तिब्बत भारत के किस क्षेत्र को? तो लद्दाख को कहा गया है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो बात बिल्कुल सही है कि अपील प्रणाली की अगर बात करें तो अपील हम कब करते हैं? जब भी हम निचली अदालत से क्या होते हैं, उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम उसके उच्च न्यायालय में क्या करते हैं? अपील करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, या इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का बात करें कि लक्षण नहीं है जो, तो वो है आपका कि इस पठार पर पश्चिम की ओर जो बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ हैं वो मौजूद हैं। तो यही बात गलत है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कथन है सही अफ्रीका के बारे में, वह यही है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, यानी तीनों रेखाएं इसी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये कथन अफ्रीका के बारे में बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर आती है, या पवन जो है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, या पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, या पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों कि भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर जैसे तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पर जो है शीत ऋतुओं में जो है कि वर्षा होती है, इसी वजह से क्योंकि जो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इस वजह से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन में पूरे 30 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने किए 31 से लेकर के 60 तक। और आपको जैसा कि मालूम है कि पूरे 60 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में, तो 30 क्वेश्चन आज के सेशन में किए और 61 से लेकर के 90 तक अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे दोस्तों कल के वीडियोस में। तो दोस्तों उसके लिए आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।